नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। इधर बैठ जाओ। आप भी यहीं बैठ जाओ। एओसी में लगना है ना आपको। एओसी की भर्ती करनी है ना क्लियर। आर्मी की भर्ती लेनी है ना आपको सभी को। तो क्लास को पूरा मन लगा के देखना। ठीक है ना, आराम से जो आता है वही बताना है। कि लाइव कौन करी के ना, लाइव तो कौन खड़ा कराया हूँ। कर दी गुरु जी, कर दी। ठीक है, इधर देखिए अब। पहली बात तो ये आपसे क्या पूछ सकता है। एक तो बात पूछेगा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान किसका है। तो आप क्या बताओगे। संविधान किसका है। सीधा प्रश्न ये आ जाए, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, बस सीधा आपको प्रमाणित कब मिलता है, कोई लिखित मिलेगा। तो लिखित किसका है, भारत का। तो सीधा आपको क्या जवाब देना है, इंडिया का, यही तो बोलोगे। और ऐसे प्रश्न आ जाए कि विश्व का पहला संविधान, अगर प्रश्न आ गया कि विश्व का पहला संविधान, विश्व का प्रथम संविधान, प्रथम संविधान, तब आपको दो बातें पूछ सकता है। एक तो पूछेगा सर लिखित में बताए या अलिखित में बताए। अलिखित पूछे तो किसको बताओगे आप। तो आपका जवाब होगा ब्रिटेन का। किसका होगा। 1600 में किसने लागू किया था, ब्रिटेन ने, यानी कि इंग्लैंड ने। तो विश्व का पहला संविधान बोले या अलिखित संविधान बोले तो किसको बताओगे आप, ब्रिटेन को। और अगर प्रश्न आ जाए कि विश्व में पहली बार लिखने का जो कार्य किया, यानी कि लिखित प्रमाणित मिलते हैं, तो यानी कि लिखित संविधान पूछे तो आपका जवाब क्या रहेगा, अमेरिका। क्या रहेगा, अमेरिका। ये आपको याद रखना है। ठीक ना। 1789 में अमेरिका का क्या हुआ था, संविधान, या आपके 1780 यानी कि 90 में इसे क्या कर दिया, लागू कर दिया। तो दो बातें आती हैं, आपको ये याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले विश्व का बड़ा संविधान, सीधा प्रश्न आ जाएगा, विश्व का बड़ा संविधान लचीला व प्लस में कठोर भी है। और लचीला भी है क्योंकि कभी भी क्या होते हैं, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो यानी कि बड़ा पूछे, कठोर पूछे या आपके लचीला पूछे तो किसका है। तो आप क्या बताओगे, भारत का, क्योंकि भारत में आर्टिकलों की संख्या बहुत है। अगर प्रश्न आ जाए विश्व का सबसे लघु संविधान या छोटा, छोटा नाम नहीं आता, नाम आता है लघु। क्या आता है, लघु। तो लघु का मतलब होता है छोटा। तो छोटे संविधान की अगर बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए बोल सकते हो। सबसे छोटा संविधान किसका है, यूएसए। ओ चिलगोजे बंद कर ले, क्यों टेंट मारे ये, बड़ा वीडियो और बना हुआ बनने लग रही वीडियो। इधर देख, छोटा संविधान किसका है, लघु का। बड़ा संविधान किसका है, भारत का। विश्व का पहला लिखित किसका है, अमेरिका का। ठीक है ना। और अगर आपसे कोई बोल दे कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका, बताओगे इंडिया का। अब प्रश्न क्या आता है, आपसे ये पूछ सकता है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के बारे में। अब भारतीय संविधान के बारे में क्या क्या बातें आएगी फैक्चुअल, तो आपको दो सन याद रखने। एक तो 1949, क्या याद रखोगे, 1949, और एक 1950। आपसे क्या पूछ सकता है कि आपसे ये बोलेगा कि भारत का संविधान बन के तैयार कब हुआ, बन के तैयार हो गया, उसको पारित कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, यानी कि भारतीय संविधान को पारित कब किया, यानी कि इसको अपनाया कब गया, अपनाया। तो आप क्या बोलोगे, 1900। अगर तारीख पूछे तो क्या बताओगे, 26 नवंबर, 26 नवंबर। और 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी को भारतीय संविधान क्या किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। इस दिन भारतीय संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। क्या हो गया, एक तो ये तारीख, एक ये तारीख याद रख लोगे। तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ, पारित कब हुआ। अगर प्रश्न आएगा तो यहां से बन सकता है। अब दूसरा प्रश्न आपसे क्या बन सकता है, आपसे प्रश्न बोलेगा कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान निर्माण की बात अगर कर ले, भारतीय संविधान निर्माण की, तो आपको ध्यान देना है, भारतीय संविधान निर्माण में आपसे बोलेगा बैठक। क्या बोलेगा, बैठक। आप इसको बैठक को क्या बोल सकते हो यहाँ पे, अधिवेशन, अधिवेशन। तो आपके आर्मी के लिए जो अधिवेशन शब्द है वो किस में काम में लेते हैं। लेकिन हालांकि भारतीय संविधान बनने में कुल 166 बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी, लेकिन भारतीय संविधान बनने में लगभग 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे, अधिवेशन। लेकिन अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान निर्माण में कुल बैठक या अधिवेशन कितने हुए, तो आपको एक ही शब्द बोलना है, 12। क्या बोलोगे। इसमें आपको एक ध्यान देना है, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1900, और एक याद रखना है 11 दिसंबर 1946। ठीक है। और एक आपको याद रखना है 24 जनवरी 1946, 24 जनवरी सॉरी 1950। इसे बोलते हैं संविधान की अंतिम बैठक। क्या बोलते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए संविधान निर्माण की अंतिम बैठक कब हुई थी, इस दिन। संविधान निर्माण की पहली बैठक कब होती है। अब इस पहली बैठक में खूब सारे लोग भाग लेते हैं, 207 लोग भाग लेते हैं, कोई जिक्र नहीं करना। लेकिन उनमें जो सबसे बुजुर्ग था,
स्थायी सदस्य नहीं चुना तो कैसा चुन दिया, अस्थायी। तो अगर प्रश्न आ जाए कि संविधान निर्माण की बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये एग्जाम में प्रश्न आएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि संविधान निर्माण की दूसरी बैठक में अब ये स्थायी से क्या हो रहा है, यानी कि अस्थायी से कैसा सदस्य हो रहा है, स्थायी, और स्थायी बना दिया जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रख लोगे। तो संविधान निर्माण में कुल बैठकें कितनी बतानी है, नहीं 12, कितनी बतानी है आपको, ये चीजें नहीं पढ़नी, ठीक है ना। अगर प्रश्न आ जाए कि अंतिम बैठक कब हो रही है, अब अंतिम बैठक करने की क्या जरूरत थी, अंतिम बैठक करने की जरूरत क्या थी, अब सुनिए मेरी बात। अगर आपसे कोई बोल दे कि जो भारतीय संविधान निर्माण है इसमें लगा समय कितना था, समय कितना लगा था, तो आप क्या बोलते हो, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यही तो बोलते हो। अब हमें पता कैसे चलेगा सर ये 18 दिन लगे यानी कि लगभग 3 साल लगे। तो याद रखना पहली बैठक कब स्टार्ट हो रही है, 9 दिसंबर 1946 से लेकर संविधान निर्माण ने जो काम किया वो आपके 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया। इस दिनों से लेकर इस दिन तक यानी कि पहले, यानी कि जो पहली बैठक या बोल सकते हो पहला अधिवेशन या बोल सकते हो 11वां अधिवेशन, कौन सा 11वां। तो पहले से लेकर 11 तक के निर्माण में जो समय लगा वो क्या था। अब प्रश्न ये भी बन जाता है कि संविधान निर्माण तो 11 अधिवेशन में हो रहा है तो 12वें की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ चीजें जोड़नी बाकी रह गई थी। अब भारतीय संविधान लागू कब हो रहा है आपका, 26 जनवरी 1900, और इससे 2 दिन पहले हमने क्या करी थी, 24 जनवरी को अंतिम बैठक की थी, 24 जनवरी 1950 को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि भारतीय संविधान में 3 घोषणाएं कर दो, क्या कर दो, 3 घोषणाएं कर दो, और बोला कि एक देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, देश का एक क्या होगा, राष्ट्रपति। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कब बोली गई, 24 जनवरी 1900। लेकिन राष्ट्रपति ने अपना काम करना स्टार्ट कब किया, जब लागू हुआ। अब बोला कि एक देश का क्या होना चाहिए, राष्ट्रगीत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रगीत बोल दो या राष्ट्रगान होना चाहिए। अब यही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि प्रश्न पूछ लेगा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में कब जोड़ दिया, इसलिए ये बैठक करनी पड़ी। अब इसको जोड़कर आपके टोटल बैठकें कितनी हो गई, 12 हो गई। अब आपके और प्रश्न क्या बन सकता है, आप ध्यान से सुनना, कौन सा, 24 जनवरी, हाँ सेशन बोल सकते हो, अंतिम सेशन बोल सकते हो, अंतिम सत्र बोल सकते हो आप, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, एक तो आपको याद रखना है संविधान सभा, क्या याद रखोगे, संविधान सभा। अपने को कोई नोट्स नहीं बनाने, कोई क्रम से नहीं चलना, क्योंकि अपना नजदीक पेपर है, हमें पेपर की तैयारी करनी, यही है ना बात, तो चीजें समझनी है ना। तो संविधान सभा का गठन, एक चीज सुना होगा कि संविधान बनाने से पहले कई लोगों की एक मीटिंग बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, संविधान सभा, क्या बोलते हैं। अब ब्रिटिश लोग बोले कि भारत का संविधान बनाया जाएगा, क्या बोला जाएगा, संविधान बनाया जाएगा। अब संविधान कैसे बनेगा, तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग मतानुसार दिए। जैसे महात्मा गांधी बोला कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। अब इच्छा अनुसार होगा तो कैसे होगा, लोगों के चुनाव करवाओ, लोगों को इकट्ठा करो। अब जो लोग इकट्ठा होंगे वो चुनाव जीत के आएंगे, तो उनको क्या बना दो, संविधान सभा के क्या बना दो, सदस्य बना दो। तो पहली बात तो ये आती है कि संविधान सभा बनाएंगे कैसे, तो चुनाव होना होगा। अब ये चुनाव करवाएगा कौन, तो यही प्रश्न आता है संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया। तो आपको याद रखना कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। ये भारत आता है मार्च 1946 में, और जुलाई 1946 में ये क्या करवाता है, चुनाव करवाता है। और बोला कि मैं संविधान सभा का गठन करूंगा, कितने सदस्यों को लेकर करूंगा, 339 पर, 389 सदस्यों को लेकर करूंगा। 79 होता है या 89 होता है, 89, कितने सदस्यों को। अब कभी प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा का जब गठन किया गया तो कुल सदस्य कितने थे, 389, कितने थे। अब ये पूछ लेता है कि 389 सदस्य अलग अलग जगहों से थे। आज राज्य कितने आपके, किसी समय राज्य कितने थे, हमसे पहले अंग्रेज राज करते थे। जब अंग्रेज राज करते थे उस स्टेट को हम स्टेट ना बोल के क्या बोलते थे, प्रांत, क्या बोलते थे। और ये प्रांत 13 बड़े बड़े प्रांतों में बटा हुआ था, कितने में, 13। अब वहां पे लोगों को जिताने के लिए, चुनाव करने के लिए वहां पे किसके चुनाव करवाए, एमएलए के। और वो कितने एमएलए पकड़ के लाए, 292, कितने।
अब आपसे ये पूछ सकता है 389 में से ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य कितने थे? 292। कितने थे? आज राज्य कितने हैं? लेकिन उस टाइम आपके यूनियन टेरिटरीज भी होते थे, आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र होते थे आपके, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, इस प्रकार। तो ये टोटल कितने होते थे आपके? 4 क्षेत्र। कितने थे? 4 क्षेत्र। और वो क्षेत्र कौन से थे? ए बी सी डी। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, आज नहीं है ना बलूचिस्तान, कहां पे है? पाकिस्तान में। सी से कुर्ग, कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, वो भी भारत में है। और डी की अगर बात करें तो दिल्ली। तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, या उनको केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं। अब क्या होते थे? पहले रजवाड़े होते थे। क्या होते थे? रजवाड़े, राजे, राजा महाराजों के देशी रियासतें। और देशी रियासतों से बोले कि हमारे क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व करेगा ना, हमने भेज दिया, ये आदमी संभालेगा। तो वहां से कितने लोग आ गए? अब यही प्रश्न आता है आपके। अगर प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा के गठन में देशी रियासतों के सदस्य कितने थे? देशी रियासतों के सदस्य, तो आप क्या बताओगे? 93 सदस्य। और ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? ब्रिटिश प्रांतों से। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र की अगर बात करें तो आप क्या बताओगे? जिसमें दिल्ली हो जाएगा, बलूचिस्तान हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा और कुर्ग हो जाएगा। ठीक है ना? अगर यहां से प्रश्न आ जाएगा ना, तो आपको एक ही प्रश्न आएगा, संविधान सभा का गठन कौन करता है? कैबिनेट। और संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? अब ये जो इतने लोग आए हैं, उस टाइम भी क्या होती थी? पार्टी होती थी। क्या होती थी? पार्टी बोल दो या दल बोल दो, क्या बोल दो? लीग बोल दो। उस टाइम 2 बड़ी पार्टियां थी। एक तो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग बोला कि हमारे सदस्य कितने रहेंगे, ये जीत के आ गए। अब ऊपर से एक बड़ी पार्टी थी, आज भी है वो पार्टी, तो उसके सदस्य कितने थे? बताइए। 208 मेंबर। कितने मेंबर थे? 208 मेंबर थे। ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने थे, एससी के कितने थे। ज्यादातर पूछ सकता है तो ये पूछ लेगा इतने लोगों में से लुगाई यानी कि महिला सदस्य कितनी थी। महिलाएं पूछ ले तो आपका जवाब क्या रहेगा? 15। इसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला थी, बेगम, सॉरी, बेगम अयाज, बेगम अयाज, अयाज रसूल, रसूल, बेगम अयाज रसूल, एकमात्र महिला कैसी है? ये मुस्लिम सदस्य। कितनी महिलाएं थी? तो अगर आपके आर्मी में प्रश्न आएगा ना, तो यही प्रश्न आएगा, किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन के द्वारा। किस वर्ष किया गया? अब ये किया जा रहा है। अब देखो, कुछ लोग तो इलेक्शन जीत के आए और कुछ लोगों को डायरेक्ट भेज दिया। अब प्रश्न ये भी आ सकता है, जब संविधान सभा का गठन करवाया गया तो चुनाव किस प्रकार हुआ? चुनाव प्रत्यक्ष हुआ? प्रत्यक्ष का मतलब समझते हो? लोगों ने वोट डाल के जितवाया। और प्रत्यक्ष के साथ साथ चुनाव कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष। कैसा हुआ? लेकिन हमने तो भाग थोड़ लिया, हमारे द्वारा चुने गए व्यक्ति भाग ले रहे हैं, इसलिए चुनाव का प्रकार कैसा बताना पड़ेगा ओनली। पर सदस्य कैसे थे? निर्वाचित थे या मनोनीत थे? निर्वाचित का मतलब क्या होता है कि जनता ने एमएलए चुन लिया। अब ये निर्वाचित नहीं है, ये राजाओं ने क्या कर दिया? डायरेक्ट भेज दिया। हाँ, तो अब प्रश्न आ सकता है ये 389 सदस्य कैसे थे? तो आप बताओगे सर ये निर्वाचित भी हैं और आपके क्या है। अब प्रश्न ये बन सकता है कि 389 में से मनोनीत कितने हैं? और 296 सदस्य कैसे हैं आपके? निर्वाचित। कैसे हैं? ये हार्ड हो गई। अब ये जितनी बातें कर रहा हूं ये सारी हार्ड आर्मी से लेवल, इतना नहीं आएगा डेप्थ आपके। तो संविधान सभा का चुनाव किस वर्ष किया गया? कर दिया। फिर बाद में पता है क्या होता है? 3 जून 1947 को पाकिस्तान नाच खड़ा हुआ। बोला कि मुझे तो अपना एक अलग राष्ट्र चाहिए, अलग संविधान चाहिए। यानी कि पाकिस्तान के विभाजन की बात उठ गई। और ये पाकिस्तान के विभाजन की बात की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने की? माउंटबेटन ने। तो फिर उसके बाद पता चलता है कि जब हमारे संविधान सभा में सदस्यों की संख्या टूटकर कितनी रह गई? 324। कितनी रह गई? फिर ये बोला गया अगर कोई प्रांत या कोई क्षेत्र पाकिस्तान में जाना चाहता है तो पाकिस्तान जाइए, अगर कोई क्षेत्र भारत में रहना चाहता है तो भारत में रहिए, अगर कोई सदस्य पाकिस्तान जा रहे हैं तो चले जाएंगे। ऐसे करते करते लास्ट में 31 दिसंबर 1947 को हमारी संविधान सभा का बाद में फिर से पुनर्गठन हुआ और सदस्य संख्या रह गई 299। कितनी रह गई? 299। और ये सदस्य संख्या काम करती रही। कब तक करती रही? 1949 तक, जब तक संविधान नहीं बना। और पता चला कि जब तक संविधान बना इनमें से कितने लोगों की मौत हो गई? 15। कितने लोगों की मौत हो गई?
और इस 299 से सदस्य कितने बच गए? 284। कितने बच गए? और आज हमारा जो संविधान लिखा गया है उसकी प्रतियों के ऊपर कितने लोगों ने साइन कर रखा है? ये प्रश्न आ सकता है। तो भारतीय संविधान की जो पुस्तक है उस पर कितने सदस्यों ने या संविधान सभा के सदस्यों ने साइन किए हुए हैं? तो आप क्या बताओगे? इसको ज्यादा डेप्थ ले तो ये पूछ सकता है कि पहला साइन किसने किया। अब उस तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? वेरी गुड, पंडित। अब लीडरशिप कौन कर रहा है? अध्यक्ष कौन है पार्टी का पूरे क्षेत्र का, जो संविधान सभा को चला रहा है? मीटिंग नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किए? लास्ट में क्या कर दिए? साइन कर दिए। तो आपसे प्रश्न ये आ सकता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतिम साइन हुए थे पहले पहला साइन हुआ है? तो पहला किसका हो रहा है? पंडित है। ये हार्ड हो गया, ये भी नहीं आता। अब इतना प्रश्न आ सकता है संविधान सभा का कौन सा? मोहम्मद अपन कौन बेरो और थाने याद भी कौन रखनो? मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था, गवर्नर जनरल था। ये प्रश्न आ सकता है आर्मी में। ठीक है ना? आर्मी की तैयारी कर रहे हो क्या आप? बस तू चुप रहे। खाली कौन बोलेगा? आर्मी का विद्यार्थी बोलेगा। ठीक है ना? तो संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगता है? 2 वर्ष। 18 दिन। संविधान हमारा बन के तैयार कब हुआ? 1949 में। संविधान पूर्णतः लागू कब हो रहा है? 26 जनवरी 1900। याद रखना, जिस दिन संविधान लागू किया उस दिन वार क्या था? सोमवार। यह भी डेप्थ प्रश्न है। जिस दिन पारित हो रहा है उस दिन वार था गुरुवार। हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें इतना और पूछ सकता है आपसे, मोटा मोटा यानी कि खर्च पूछ लेगा कि संविधान निर्माण में खर्च कितना लगा। तो आप क्या बताओगे? 64 लाख रुपए। कितना लगा? 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। लगभग आपके 63 लाख, आपके 97,629 रुपए का, ये 729 का खर्च आया था। मोटा मोटा कितना बता दोगे आप? 64 लाख रुपए का। ठीक है ना? अब प्रश्न क्या आ सकता है कि संविधान निर्माण किस भाषा में लिखा गया है, यानी कि संविधान को किस भाषा में लिखा गया है? तो आपको बताना है पूर्णतः अंग्रेजी भाषा में। किसमें? ये पूर्णतः अंग्रेजी भाषा। अब ये पूर्णतः टाइपिस्ट नहीं है। ये संविधान कैसे लिखा हुआ है? हस्तलिखित। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा नाम करके एक व्यक्ति था। उसकी एक इच्छा थी कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर हर एक पेज पे मेरा क्या होना चाहिए? सिग्नेचर होना चाहिए। इस प्रकार के आते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। तो संविधान किस भाषा में लिखा हुआ है? ठीक है ना? अब आपसे क्या बोल देगा कि जब संविधान कोई चीज को बनाते काम करते तो हमेशा क्या बनती रहती है? समितियां बनती है। क्या बनती है? कमेटियां बनती रहती है। बोलता है कि कोई काम करने के लिए कोई कमेटी बना दो, उस कमेटी का क्या बना दो? लीडर बना दो। तो संविधान निर्माण में कुल मुख्य रूप से 24 समितियों का गठन किया गया। कितनी? इस 24 में से जो मेजर समितियां थी ना, बहुत लीडरशिप बड़ी समिति है, वो कितनी थी? 13 की जो सबसे प्रमुख समिति थी वो थी प्रारूप समिति। क्या थी? अब ये प्रश्न आ सकता है कि प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? तो आप क्या बताओगे? इस 7 में से एक अध्यक्ष होगा, एक क्या होगा? अध्यक्ष। यही प्रश्न आपके एग्जाम आएगा। तो उसका नाम था डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? तो आपको क्या बताना है? कितने सदस्य थे? अब ये प्रारूप समिति का मतलब क्या है? हमारे संविधान को लिखना यानी कि तैयार करना। हमारे संविधान का जो ब्लूप्रिंट है ना, कि संविधान किस प्रकार लिखा जाएगा, वो तैयार किया था बी एन राव ने। किसने किया? बी एन राव ने। ये प्रश्न आ सकता है। ये संविधान के एक क्या थे? सलाहकार व्यक्ति थे। सलाहकार। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि संविधान निर्माण या संविधान सभा में सलाहकार व्यक्ति कौन थे? तो आपको क्या बताना है? बी एन। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने बनाया? पर प्रारूप समिति को चलाने वाला संचालन कौन करता था? कितने सदस्यों के साथ करता था ये? 6 सदस्यों के साथ। एक खुद हो गया ना, तो टोटल कितने हो गए? ये समिति बनी कब थी? तो याद रखना 29 अगस्त। वही 29 अगस्त जिस दिन मेजर ध्यानचंद का क्या आता है? बर्थडे। यानी कि 1947 को इस समिति का क्या कर दिया? गठन कर दिया। कितने सदस्यों के साथ? कोई लेना देना नहीं अपने को। इस समिति का अध्यक्ष कौन था? इस समिति में कितने आदमी थे? एक समिति है, पक्की पक्की याद रखनी है। अब उसके बाद में 2-4 समिति, जैसे एक आती है आपके सामने झंडा समिति, सुनी होगी झंडा समिति। अब झंडा समिति भी अलग अलग है। भारतीय तिरंगे को सुधारने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था झंडा तदर्थ समिति। तो उसका अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सीधा प्रश्न आ जाए झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपको क्या बताना है? जे बी कृपलानी। कृपलानी। एक तो ये याद रखना है। एक आपसे पूछेगा नियम या संचालन समिति। नियम या प्रक्रिया
किसी चीज की प्रक्रिया करना या किसी चीज का क्या करना, संचालन। तो इन समितियों का अध्यक्ष कौन था, तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बताओगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपसे ये बल दिया जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है ना, वो सभी राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा, यानी कि संघ को मजबूत कर रहे हैं। संघ को क्या किया जा रहा है, यानी कि जो हमारा देश है ना, इसी देश के नीचे जुड़े रहेंगे कौन, आपके राज्य। तो संघ को मजबूत किया जा रहा है, इसलिए संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पूछ सकता है। तो आप क्या बताओगे, पंडित है जवाहरलाल नेहरू। एक तो ये प्रश्न आ जाता है। एक ये आ सकता है आपके संघ संविधान समिति। तो ये इसका भी अध्यक्ष कौन था, एक समिति का आएगा राज्य समिति। तो राज्य समिति का भी अध्यक्ष कौन था। पर आपके जो एग्जाम में आता है ना आर्मी का, बस फेवरेट एक ही पर्सन है, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है, जेपी कृपलानी। और आपके प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, बी.आर. अंबेडकर। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं अगर आए तो। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा अगर हार्ड लेके चले ना, तो आपको यह दे देता है कि मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था, मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था, समिति का। अब यहां पे आप बच्चे सोचोगे सर मूल अधिकार के ऊपर तो बी.आर. अंबेडकर ने जोर दिया, ये तो बोलोगे। लेकिन मूल अधिकार जो समिति है ना, इसका जो गठन करवा रहा है, ये करवा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मूल अधिकार समिति को एक छोटी समिति में तोड़ दिया, उसका नाम था उप या मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति। और इस उप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया, वह बनाया गया जे.बी. कृपलानी। अगर हार्ड पूछे तो कृपलानी, पर इतना नहीं आता क्योंकि आर्मी में मुझे काफी साल हो गए, इतना नहीं आता। अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है। तो आपसे प्रश्न आएगा मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई है ना, कौन से राज्य ने दी थी, नहीं किस राज्य ने दी थी, राज्य पूछे तो पंजाब दे दी रहे। बारदोली कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है, तो बारदोली में एक सत्याग्रह हुआ था 1928 में, उसकी लीडरशिप किसने की थी, तो वहां की महिलाएं बोली हमारा तो सरदार आज से यही है, इसलिए सरदार की उपाधि किसको मिल गई, सरदार। इसे लौह पुरुष भी कहा जाता है ना। अब इसकी प्रतिमा भी बनी हुई है ना, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ना, यही तो है ना। कहां पे बनी हुई है, किस नदी के तट पे, नर्मदा। किस नदी के तट पे, नर्मदा नदी। यहां तक याद रख लोगे, पक्की बात है। अब आपके और क्या ज्यादा पूछ सकता है। एक तो प्रश्न आता है जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था और हमारा जब लागू किया गया, एक तो बन के तैयार हो रहा है और एक लागू कब हो रहा है, 1950 में। याद रखना उस समय हमारे संविधान के अंदर क्या थे, एक तो याद रखना एक प्रस्तावना थी। क्या थी, वो आज भी है ना प्रस्तावना, पर जो पहले थी वैसी नहीं है ना, क्योंकि उसमें क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है। ये बात सी गई, प्रस्तावना तब भी थी और आज भी है। उस टाइम हमारे अनुच्छेद भी, आपसे अगर कोई पूछ ले अनुच्छेद कितने थे, तो आप क्या बताओगे, 395। आर्टिकल भी कितने थे, लेकिन हमारे संविधान में भाग संख्या भी कितनी थी, तो आप क्या बोलोगे सर 22। कितनी थी, लेकिन अनुसूचियां अगर पूछ ले आपसे, अनुसूचियां कितनी थी, ये प्रश्न आ सकता है। अनुसूचियां थी 8, लेकिन आज वर्तमान में ये एज इट इज, ये तो है सेम, लेकिन अनुसूचियां कितनी है, 12। कितनी है, लेकिन प्रश्न आ जाएगा कि सर वर्तमान में तो हम अनुच्छेद 300 नहीं 400 से बहुत अधिक पढ़ते, कोई 480 बताता, कोई 85। उसमें क्या होता है, एक मुख्य अनुच्छेद के साथ साथ कुछ आर्टिकल ऐसे मिलते हैं, 21A मिलता है, 21 क्लोज ए ये मिलता है। ये आर्टिकल 21 का एक उप आर्टिकल है। क्या ये, अगर इनको जोड़े तो इनकी संख्या बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। ये आपके ज्यादा की कगार पे है, तो ये 480 भी हो सकती है, 95 हो सकती है, तो इसको अपडेट मत रखना। कितने आर्टिकल है संविधान में, तो आपको क्या बताना है, कितने भाग संख्या है, ये भी कुछ बढ़ रखे हैं, ये आपके 22 से 25 हो गए। कितने हो गए, 22 से। एक तो भाग संख्या 4 कै बढ़ा रखा है, एक भाग संख्या 9 कै बढ़ा सकता है, और एक भाग संख्या 13 कै बढ़ा रखा है। कितने बढ़ा दिए, 3। लेकिन भाग, मेजर भाग कितने आपके, उसके उप भाग कितने आपके। तो आपसे पूछ सकता है कि आज अनुसूचियां कितनी है, आज कितनी है और पहले कितनी थी। अब ये अनुसूचियां क्या होती है, एक प्रकार की सूची होती है। क्या होती है, अब एक प्रकार की, कैसे आपको कोई घर की लिस्ट तैयार करनी है, जैसे किसी की शादी है,
खाने का सामान कहाँ होगा, लड़की वाले का कहाँ होगा, लड़के वाले, यही तो होगा। अब आपको ये बता रखा है हमारा संविधान कैसे, बहुत बड़ा संविधान है। अब संविधान को डालने के लिए ये चीजें बनाई गई थी, प्रस्तावना वगैरह सब कुछ। तो अनुसूचियों से कैसे पर्सन आ सकते हैं? अगर अनुसूचियों से पर्सन आएंगे, हमेशा आते हैं। आपको बोल देगा किसी भी व्यक्ति का नाम जानना है, सबसे पहले कोई मिलता तो हम क्या बोलते, तेरा नाम क्या, ये तो बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जो हमारी जो पहली अनुसूची है ना, उसमें भारत के सभी राज्यों का क्या किया गया है, नामकरण किया गया। भारत में जितने राज्य हैं उनका नामकरण है, भारत में जितने यूटी क्षेत्र है उनका नामकरण है, उनका उल्लेख है, उनकी राजधानी क्या, उनका सीमा क्षेत्र कितना है। जब कभी उन राज्यों की संख्या बढ़ेगी तो कहां पे संशोधन होगा, एक में। कमी होगी तो कहां पे संशोधन होगा। तो आपको इतना पता चलेगा कि भारत में जितने भी राज्यों और प्लस में यूटी क्षेत्र का उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में है, कर दिया। अब इनको चलाने के लिए क्या होती है, सरकार होती है। अब इसको कोई चलाएगी वो राज्य सरकार होगी। अब इन दोनों मिलके पूरे देश को चला रही है वो केंद्र सरकार होगी। अब वहां नेता तो रहते होंगे, नेता लोग क्या होते हैं, आपके पदाधिकारी होते हैं जो पद को धारण करते हैं। तो क्या बोल दिया, दूसरी अनुसूची में बोल दिया, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार में उच्च व्यक्ति होते हैं, पदाधिकारी, उनको क्या दे दो, वेतन दे दो। क्या दे दो, वेतन के साथ साथ उनको क्या दे दो, भत्ते दे दो। क्या दे दो। अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि भारत सरकार में पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख कहां पर है, दूसरी अनुसूची में। अब बोलते हैं कि हमने तो पैसे दे दिए, हमें करना क्या है, बोला आपको ये काम करना है, उससे पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी, पद की शपथ लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, यानी कि तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख मिलेगा। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति और इससे छोटा कौन होता है, यानी कि वाइस राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बोल सकते हो, और राज्य का बड़ा कौन होता है, राज्य। याद रखना इन तीनों व्यक्ति की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में नहीं है। तो कभी प्रश्न आ जाए कि तीसरी अनुसूची में कौन से व्यक्तियों की शपथ का उल्लेख नहीं है, क्योंकि इनकी शपथ का उल्लेख इनके कहां कर रखा है, अनुच्छेद में। कहां कर रखा है, अनुच्छेदों में कर रखा है। इसके लिए आर्टिकल 60 करता है, इसके लिए 69 करता है, इसके लिए 159 करता है। वह कौन से व्यक्ति है जिनकी शपथ का उल्लेख तीसरी में नहीं है, रख लोगे याद। तो तीसरी अनुसूची में क्या बात बताइए, दूसरी में क्या बताइए, और पहली में भारत में कितने राज्य हैं, यूटी है, इनका वर्णन है, उल्लेख है। अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो यहां से आता है, तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। ऊपर वाली दोनों भूल जाओ, पेपर में नहीं आएगी। आ जाए आपका जूता मेरा सर, और बोलो, ओपन चैलेंज है। उसके बाद में चौथी अनुसूची की अगर बात की जाए, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। लोकसभा तो समय से पहले भंग भी करवाई जा सकती है, पर राज्यसभा भंग है। अब राज्यसभा में जो सीटें है ना, उनको बांट रखा है अलग अलग राज्यों में। किसी राज्य में 2 मिली, किसी में 5, किसी में 10। तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में कर रखा है, राज्यसभा की सीटों का विभाजन या सीटों का बंटवारा। अब इनको बांटने के लिए जनसंख्या बताई गई है। एक सीट 10 लाख की जनसंख्या को हैंडल करेगी। ये सारी जनगणना 1971 के अकॉर्डिंग है। आज इसमें बदलाव होगा 2026 में। कब होगा, 2026 में बदलाव होगा। आते इसको सुधारा जाएगा, क्योंकि आज वर्तमान में इसमें अधिकतम सीटें हैं 250, लेकिन कार्यरत कितनी है वर्तमान में, 200, जिसमें से राष्ट्रपति कितनों को मनोनीत कर सकता है, बिना चुनाव करवाए इनको खड़ा कर सकता है ना, वो होते हैं मनोनीत। क्या होते हैं, पर लोकसभा से कर सकता है मनोनीत, कर सकता है, कितनों कर सकता है, लेकिन वो होते हैं एंग्लो इंडियन। कौन होते हैं, आज हमारे वर्तमान में एंग्लो इंडियन की संख्या कम होती जा रही है। इसलिए केंद्र सरकार ने या संसद ने या परिसीमन आयोग ने एक नियम निकाला कि इनकी संख्या कम है, इनका प्रतिनिधित्व आम जनता कर सकती है, तो क्यों ना इन सीटों को 2030 तक रोक दिया जाए। तो आज 2030 तक उनको रोक रखा है। पर चाहे तो राष्ट्रपति 2 लोकसभा से कर सकता है, पर राज्यसभा से कितने कर सकता है। तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है, चौथी में है ना। अब हमारे देश में हर प्रकार के लोग हैं, ओबीसी के हैं, जनरल के हैं, एसटी के हैं, एससी के हैं, है ना। सभी लोगों को समान रखना है, कोई लोग पिछड़ा ना रह जाए। तो उसको इक्वल लाने के लिए हर व्यक्ति को क्या मिलता रहता है, आरक्षण मिलता होगा। तो ये याद रखना, पांचवी जो अनुसूची है ना, उसमें बात की गई है अनुसूचित जनजाति। एक तो होती है जनजाति और एक होती है अनुसूचित जाति का आरक्षण। आरक्षण और प्लस में इसका संरक्षण, कि किस प्रकार इनको सुधार किया जाएगा या इनका देखरेख किया जाएगा। देखो, जनजाति का मतलब होता है एसटी। क्या होता है,
शेड्यूल ट्राइब होती है। और अनुसूचित जाति का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। क्या होती है? शेड्यूल कास्ट। अगर पर्सन आ जाए कि हमारे देश में सभी राज्यों में एसटी और एससी के आरक्षण की बात कौन सी अनुसूची में बोली है? सभी राज्यों के लिए नहीं, ये जो है ना, ये भारत के 4 राज्यों को लिए अलग निकाल रखी है। बाकी बचे हुए राज्यों के लिए कौन देखती है? 5। 5 में कौन देखती है? आज मान लो आपके घर में 6 भाई हैं। कितने भाई हैं? 6 भाइयों की देख रेख यानी कि पापा तो कर रहे हैं 4 की, लेकिन 2 की कौन कर रही है? उसकी माँ कर रही है। यही कर रही है ना। तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में आपके एसटी भी मिल जाते हैं, नहीं भी मिलते, एससी मिल जाते हैं, नहीं भी मिलते। लेकिन जो छठी अनुसूची है ना, इसको ये बोल रखा है कि आपको एक ही काम करना है। भारत के कुछ विशेष राज्य जहां पर ये संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है, अब इनका आरक्षण वगैरह जो करेगी वो कौन सी अनुसूची करेगी? यानी कि भारत के केवल 4 राज्यों, केवल 4 राज्यों राज्यों की राज्यों के एसटी समुदाय का या एसटी वर्गों के व्यक्तियों का आरक्षण व संरक्षण, आरक्षण व प्लस में संरक्षण कौन सी अनुसूची करेगी? अब ये 4 राज्य कौन से, ये प्रश्न आता है। 4 राज्य के लिए याद रखना, एक तो मेघालय, क्या याद रखोगे? मेघालय। और एक याद रखोगे मिजोरम, क्या याद रखोगे? और एक याद रखोगे आप त्रिपुरा, क्या याद रखोगे? त्रिपुरा। और एक याद रखोगे असम, क्या याद रखोगे? अगर प्रश्न आ जाए कि असम और त्रिपुरा और मेघालय के अनुसूचित जनजाति लोगों की देखरेख कौन सी अनुसूची करती है? इनकी, यानी कि इनकी देखरेख कौन सी अनुसूची नहीं कर सकती? ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इनके राज्यों की देखरेख यानी कि एससी के लिए कौन करेगी? हाँ, एसटी के लिए कौन करेगी? बस खाली एसटी के लिए यहां पे ये छठी जोड़ी गई है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। बाकी कौन देख रही है? यहां से भी प्रश्न नहीं आएगा आपके। आगे है 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देश चलाना है, नियम बनाने, कानून बनाने हैं। तो यानी कि शक्तियों का विभाजन क्या दिया गया है? शक्तियों का विभाजन। अब शक्तियों का विभाजन करके हमारे देश को सुधार किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। या आप यहां बोल सकते हो सूचियों का वर्णन, सूचियों का वर्णन। अब हमारे देश में कोई भी कानून बनाया जाता है, उसके लिए एक लिस्ट बनाई जाती है, उसे बोलते हैं सूची। क्या बोलते हैं? अब ये सारी सूचियों के लिए कौन सी अनुसूची काम करेगी? सूचियां होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? अब आपको बोल दे कि सर देश में शिक्षा को फैलाना है, क्या करना है? अगर राज्य सरकार अकेला शिक्षा फैला सकता है क्या पूरे देश में? उसके साथ कौन काम करेगा? केंद्र काम करेगा, राज्य मिलकर कानून बनाएगी, तभी शिक्षा को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पहले शिक्षा पे काम करती थी ओनली फॉर राज्य। क्या करती थी? राज्य। तो सूचियां कितने प्रकार की है? यही प्रश्न आता है। संघ सूची सुना होगा आपने। हाँ, संघ सूची एक होती है, राज्य सूची, और एक होती है आपके समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो सूचियां कितने प्रकार की हैं? और ये कौन सी अनुसूची में उल्लेख है इसका? अगर आपसे प्रश्न बोल दे कि केंद्र सरकार जो काम करेगी, जो नियम बनाएगी, वो कौन सी सूची में रहेगी, तो आज वर्तमान में हमारी जो केंद्र सरकार है वो कितने विषयों पे कानून बनाती है? कितने विषयों पर है? उसी प्रकार राज्य सरकार कितने विषयों पे कानून बनाती है? और उसी प्रकार समवर्ती सूची। लेकिन कुछ समय पहले इस राज्य सूची से कुछ विषय निकाल के कहां दे दिए? तो वो निकाल के दिए गए आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 में। यहां से कितने विषय निकाल लिए और इसको कितने दे दिए? पहले इसका मतलब यहां पे कितने विषय थे? 66। और यहां पे कितने थे? इसना कोई लेना देना नहीं है आपको। आपको इतना ही याद रखना है कि वर्तमान में हमारी जो समवर्ती सूची है, इसे किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। अगर प्रश्न आ जाए समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया, अब मान लो कि देश में कोई तत्कालीन कोई कानून बनाना पड़ जाए, इनको बांट नहीं रखा, उनको बोलते अपशिष्ट शक्तियां। क्या बोलते हैं? अपशिष्ट, अपशिष्ट शक्तियां। और अपशिष्ट शक्तियों पे तत्कालीन जो कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी? संघ सूची। कौन बनाएगी? याद रखना, ये जरूरी है। अब कभी भी देश में आपातकाल लग जाए ना, किसी राज्य में क्या लग जाए, राष्ट्रपति शासन, तो राज्य की सरकार रुक जाती है। तो उसके ऊपर काम कौन करता है? यानी कि राष्ट्रपति का दबदबा, यानी कि राज्यपाल चला रहा है। तो वहां के विषयों पे कानून कौन बनाएगी?
तो ये भी याद रखना, इतना नहीं पूछता आपसे। सूचियां कितनी है, 8 या 12? और पहले कितनी थी? वह कौन सी अनुसूची है जिसमें समवर्ती सूची का उल्लेख है? हाँ बस 7वीं अनुसूची का है ना। उसके बाद में अब कौन सी आएगी? अब 8वीं सूची में क्या दे रखी है? भाषाएं दे रखी होंगी। भाषाएं सभी दे रखी है या कुछ मेजर दे रखी है? कुछ दे रखी है जिनको क्या मिली हुई है? मान्यता। यानी कि मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी? मान्यता जो प्राप्त है। और मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है? 22। तो हमारी 22 भाषाओं का वर्णन कौन सी अनुसूची में है? तो ये इंपॉर्टेंट है, मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में कर रखा है? अब आपसे प्रश्न ये बोल देगा कि जैसा संविधान जब लागू हुआ 1950, तो हमारे देश में मान्यता प्राप्त भाषाएं थी 14। कितनी थी? अब धीरे धीरे जुड़ेगी, यानी कि कोई 15वीं भाषा आएगी, कोई 16वीं आएगी, कोई 17वीं आएगी, कोई 18वीं आएगी, कोई 19वीं आएगी, कोई 20वीं आएगी, 21वीं आएगी और 22वीं आएगी। आएंगी ना ऐसे ऐसे। अब हमारे देश में कोई भी चीज जोड़नी हो चाहे कोई चीज निकालनी हो, तो हमेशा हमें संविधान में क्या होता है? संविधान संशोधन होता है। क्या होता है? अगर संविधान संशोधन हो रहा है तो उसके पीछे एक शब्द लिखा जाता है, उसको बोलते हैं विधेयक। क्या बोलते हैं? कोई चीज को कानून बनाने के लिए हमेशा एक बिल रखा जाता है। क्या रखा जाता है? अब वो बिल कहाँ घूमता है? लोकसभा में घूमता है या राज्यसभा में घूमता है? और लास्ट में किसके पास जाता है? प्रधानमंत्री नहीं, प्रेसिडेंट के पास। किसके पास जाता है? जैसे प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर साइन कर दिए तो वो बिल यानी कि विधेयक अब वो क्या बन जाएगा? कानून यानी कि एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आज हमारे देश में ऐसे जो एक्ट बनाए गए वो टोटल 105 बनाए गए। कितने बनाए गए? ये अलग अलग है। अब कोई चीज जोड़नी होगी लिए उसके लिए कोई संशोधन होगा, कोई कानून बनेगा ना। तो 15वीं भाषा को जोड़ने के लिए 21वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कर दो या संविधान संशोधन कर दो। आप इसको स्लैश में संविधान संशोधन याद रखना। 21वां संविधान संशोधन 1967 में। और भाषा कौन सी जोड़ दी? सिंधी भाषा। और ये हमारे देश की कौन से नंबर की भाषा बनी? उसके बाद में एक साथ 3 भाषाओं को जोड़ा गया। इसके लिए संविधान संशोधन करवाया गया 71वां। कौन सा? और ये हुआ था 1992 में आपके। और इसके लिए नमक याद रखना। क्या याद रखोगे? न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे ने कन्नौजी कोई भाषा है क्या? उड़ना जा ना, उड़ना जा कन्नौजी। हाँ, कैसे कोंकणी। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी। अब ये तीनों भाषाएं कब आ रही है? अब यहाँ पे सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव, कोई लेना देना नहीं। इसकी सरकार याद रखना, यहाँ पे महिला थी, अब महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अब ये 4 भाषाएं एक साथ आई। अटल बिहारी वाजपेयी जाते जाते टाइम 4 भाषाओं को मान्यता और दिलवा गया। इसके लिए आपको याद रखना है बोर्ड मास। अब कोई रीजनिंग नहीं पढ़नी, अपने को बस ये समझना है बोर्ड मास। क्या समझना है? बोर्ड का यानी कि बो से तो याद रखोगे बोडो। क्या याद रखोगे? बोडो भाषा है, असम साइड में सड़ बोली जाती है। एक आपके डी से बन जाएगी डोगरी। क्या बन जाएगी? डोगरी। और एम से बन जाएगी आपके मैथिली। क्या बन जाएगी? मैथिली। और एस से जो भाषा बनेगी वो बनेगी संथाली। क्या बनेगी? संथाली। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान में भाषाएं कितनी है? 22। कितनी भाषाएं? हमारी भाषाओं को जोड़ने के लिए संविधान संशोधन 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुए हैं? 3 हुए, 2 हुए, 1 हुआ है संविधान संशोधन। एक तो ये हो रहा 21वां, एक ये हो रहा और एक वो हो रहा। इतनी देर मत्था मैं मार रहा हूं। इसके लिए याद रखना 92वां संविधान संशोधन 2003, 2003 में। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। इतना डेप्थ नहीं आएगा पर इतना आ सकता है कोई 4 भाषाएं दे दी आपको। क्या दे दी? अब सुनना मेरे सामने। एक आपके सामने भाषा दी मैंने अंग्रेजी। क्या नाम दिया? और एक मैंने नाम दिया संस्कृत। क्या नाम दिया? संस्कृत। और एक मैंने आपके सामने दिया असमिया, असमिया। और एक मैंने आपके सामने नाम दिया ये कन्नड़। क्या नाम दिया? कन्नड़। और आपको बोल देगा इन 4 भाषाओं में से वह कौन सी भाषा है जिन्हें 22 भाषा की सूची में शामिल नहीं है। अब ऐसा प्रश्न आ जाए तो हाँ, भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? अंग्रेजी। तो यही तो पूछ सकता है। अगर प्रश्न आ जाए कि आज हमारी कितनी भाषाएं हैं? 22 है। 1950 से लेकर आपके 1967 तक आपकी कितनी भाषा थी? 14 ही थी। 67 में 15वीं आई तो आपको 14 भाषा पूछ ले तो पहले कौन सी थी? तो एक तो याद रखना आपके
एक तो मोटी मोटी बात बता दे। हाँ हाँ, चलो कई आपसे पूछ लेता है, जैसे भारत में सर्वाधिक बोले जानी, भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो याद रखना आपके, हिंदी। कौन सी है? हिंदी। और हिंदी के बाद में कौन सी है? नहीं, बांग्ला। कौन सी है? बांग्ला, ये याद रखना। बांग्ला के बाद में आपके मराठी। कौन सी है? मराठी। ये तीन पूछे। अगर विश्व में ज्यादा बोली जाती है, नहीं अंग्रेजी नहीं बतानी, अंग्रेजी से पहले याद रखना मदारिन, मदारिन। और दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे स्पेनिश। कौन सी है? स्पेनिश। ठीक है ना? कोई लेना देना नहीं है। अब भाषा से प्रश्न बनेगा तो आपके दिवस से बनेगा। क्या बनेगा? हमारी भाषा दिवस पूछे तो कौन सी भाषा अपनी? हिंदी आपकी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है? याद रखना, हमारी हिंदी क्या है? एक। और इस राजभाषा को हमने मान्यता कब दिला दी? और दिला दी 14 सितंबर को। कब दिला दी? इसलिए राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस कब आता है? ठीक है ना? लेकिन एक 1900 आपके 76 में नागपुर के अंदर एक अधिवेशन होता है, नागपुर में अधिवेशन हुआ और बोला कि हिंदी को विश्व स्तर पे बनाया जाए, हिंदी को विश्व स्तर पे क्या किया जाए? याद किया जाए। और पहली बार विश्व हिंदी भाषा जो दिवस बनाया गया वह 2006 में बनाया गया। कब बनाया गया? अगर आपसे प्रश्न क्या आएगा, अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस कब आता है, विश्व हिंदी भाषा दिवस कब आता है, तो आप बोलोगे सर ये आता है 10 जनवरी को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब आया, कैसे आया, कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस। आपने नोट देखा है? नोट 2000 का, 500 का देखा होगा। इस नोट के ऊपर टोटल भाषाएं होती हैं आपके 17। कितनी होती हैं? आगे का नोट है तो उसके ऊपर होती है 2 भाषाएं। कितनी होती हैं? पीछे की तरफ कितनी भाषाएं होती हैं? 15 होती है। अब कौन सी होती है कौन सी नहीं होती इतना नहीं पूछता, अगर पूछे तो नोट निकाल के देख लेना। नोट पे कितनी भाषाएं हैं? 17। कौन सी होती है? हाँ, दो होती है आपको मैं, हाँ दो याद रखना। एक होती है आपके रुपीज हो गई, और एक आपके हिंदी में हो जाएगी हाँ रुपए। ठीक, कितनी भाषा होती है आगे? दो। पीछे आपके 15। पूछे तो बता देना। ठीक है? अब उसके बाद में कौन सी अनुसूची? नौवीं अनुसूची। कौन सी? अब आपके सामने एक नई चीज आ गई। पहले कितनी थी अनुसूचियां? अब कोई नई आ रही है, तो हमारे संविधान में क्या होगा? संशोधन होगा। तो नाम क्या पड़ेगा? संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन करवा दिया पहला। कौन सा करवा दिया? और पहला करवा दिया किस वर्ष? 1951 में। कब करवा दिया? और एक बात बताए, संविधान संशोधन करता कौन है? कौन करता है? पर संसद आई कब? 1900। इतना हार्ड प्रश्न आपके नहीं आएगा। पर उससे पहले जो संसद का जो काम किया जाता था वो कौन काम करती थी? हमारे संविधान की सभा। कौन करती थी? अब हमारी संविधान की सभा में सदस्य कितने काम करते थे? तो वही आपसी सहमति करके क्या कर लेते थे? संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हो रहा है? 1900। और कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया? और बोला कि अब हमारे देश में भूमि से संबंधित क्या बना दो? कानून बना दो। क्या बना दो? भूमि सुधार कानून के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? अगर आए तो बताना, नहीं तो ये जरूर आता है कि 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? पहला 1900। उसके बाद में 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। अब कोई चीज आएगी तो क्या होगा? संविधान संशोधन होगा। इसके लिए याद रखना 52वां संविधान संशोधन 1985। 1900। इसको बोलते हैं दल बदल। क्या बोलते हैं? दल बदल। दल बदल कानून। क्या बोलते हैं? अब दल बदल कानून क्या है? अब आपके पास दो पार्टी, एक तो है कांग्रेस। क्या पार्टी है? कांग्रेस। एक आपके पास है बीजेपी। क्या है? अगर कोई व्यक्ति बीजेपी पार्टी से निकल के कांग्रेस को ज्वाइन करेगा तो उसकी सदस्यता संख्या क्या कर दी जाएगी? भंग कर दी जाएगी, नहीं ले सकता पार्टी को। अगर कोई बीजेपी में से ग्रुप बना के आ गया, कितने सदस्यों का? 2/3 सदस्यों। कितने सदस्यों का? तो वो दूसरी पार्टी बना सकते हैं या पार्टी में ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं दल बदल कानून। और ये दल बदल कानून आया था राजीव गांधी की सरकार में। कब आया था? ये याद रखना आपको। तो दै से 10 और दै से दल बदल। एक आपको याद रखना है 11वीं अनुसूची। क्या याद रखोगे? अब 11वीं अनुसूची में याद रखना है पंचायत। क्या याद रखोगे? पंचायत। सुना होगा पंचायत। अब पंचायत में कितने स्तर होते हैं? पंचायत के लेवल कितने होते हैं? कोई गांव में चलाना हो तो उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत।
ब्लॉक में चलाना उसको बोलते हैं पंचायत समिति, और जो जिले में चलाना होगा वो जिला परिषद। तो पंचायत के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? अब कोई चीज आएगी तो संविधान संशोधन तो होगा, तो इसके लिए किया गया आपके 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 1993 और आपके 1994, 3 सन आते हैं। लेकिन कभी भी याद रखना, अगर प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो आपको जवाब आएगा 1993। 93 का मतलब होता है उसको पारित कर देना, कानून यानी कि साइन। तो 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति इस विधेयक पर क्या करते हैं? साइन करते हैं। तो तब से बोला गया कि 1 साल के अंदर अंदर कोई राज्य पंचायत को अपनाना चाहे तो अपना सकता है। तो पूरे भारत में ये कब फैल जाती है? आपके 1994 में। कब फैल जाती है? 1994। आपको कोई लेना देना नहीं है। तो 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायत से। किससे है? इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। ये याद है। अब पंचायत भी अपने नियम बनाती है, कानून बनाती है, उसको हम बोलेंगे विषय। क्या बोलेंगे? इसके पास विषयों की संख्या कितनी है? 29। ये प्रश्न याद रखना। अब 11वीं के बाद में कौन सी अनुसूची? तो 12वीं जोड़ने के लिए अगला संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1992 और 1993, 2 ही याद रखने। इसमें संसद में रखी, यानी कि 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया, और आगे 24 अप्रैल को इसको क्या कर दिया जाता है? सॉरी 24 या हाँ 24 को राष्ट्रपति इसको क्या कर देता है? साइन कर देता है। लेकिन बाद में 1 जून को पूरे भारत में फैल जाती है। कौन फैल जाती है आपके? तो 12वीं का संबंध क्या है? नगर निकाय। क्या है? नगर निकाय का मतलब है आपके नगर पालिका, यानी कि नगरों का सुधार करना है। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, जिनकी जनसंख्या 5 लाख, तो वहां होता है नगर निगम। क्या होता है? अगर इसमें और इसमें कोई भी सदस्य बनना हो तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है ना। देश का प्रधानमंत्री बनना हो तो आयु कितनी होनी चाहिए? जैसे ये 29 विषयों पे काम करती है, उसी प्रकार ये कितने विषयों पे काम करती है? बोला गया कि 11वीं अनुसूची को तो जोड़ दो, उसके लिए भाग संख्या उल्लेख कर दिया 9। भाग संख्या कौन से में? अब इसका जो उल्लेख करेगा उसके लिए भाग संख्या याद रखना, भाग संख्या 9 कै में। ठीक है ना। अब आपको बताता हूं, सीधा प्रश्न आएगा, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख कौन सा? हाँ 3 लाख से ऊपर 5 लाख तक आपके नगर निगम, 5 लाख से जो ऊपर होता है वहां नगर निगम यानी कि महानगर निगम होता है, वहां महापौर बैठता है, यहाँ पे मेयर बैठता है। ठीक है ना। तो एक आपसे पूछे, पंचायत का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? नगर पालिका का उल्लेख वह कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं। और शपथ का उल्लेख है, और वेतन का उल्लेख है, वह कौन सी अनुसूची है जिसमें जनजाति और आपके जाति वर्गों का उल्लेख किया गया है? 5वीं। 5वीं और छठी। छठी में किसके लिए है? कितने राज्यों के लिए? 4 राज्यों। एक बात बताइए, इनमें से वह कौन सी अनुसूची है जिसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है? कोई सी में नहीं है ना। पर कौन से आर्टिकल में है? 60 में। किस में है? 60 में। अब 2 प्रश्न देता हूं आपको। पहला प्रश्न तो ये है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? एक प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न है, राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? बाकी बाद में देखेंगे, कल देखेंगे, जितना ही पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि यहां बोल सकते हो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। एक बात बताइए, मुख्य न्यायाधीश अपने पद पे कब तक रह सकता है? अपने पद पे कब तक रह सकता है? यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, त्याग पत्र भी नहीं देना, अपने बस अपने हिसाब से लास्ट कब तक रह सकता है? 65 वर्ष तक। कितना? और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो एक बात बताइए, इनमें से वह कौन सा व्यक्ति है जिसके पद की शपथ नहीं होती? शपथ कोई नहीं दिलाता है? कोई ऐसा है ना? कौन सा नहीं है बता? नो बता रहे तो कैसे नो नहीं है? अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? इसके शपथ का उल्लेख भी कहाँ है?
राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? और अब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पे आएगा तो इसको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। एक बात बताइए, अगर अपना त्याग पत्र देगा तो किसको देगा? राज्यपाल अपना त्याग पत्र देगा तो किसको देगा? अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा तो छोटे को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। सपोज करिए आप, अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है या नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति का यानी कि कोई व्यक्ति उसको नियुक्त करता है या इलेक्शन करवाया जाता है? नहीं, इलेक्शन होता है। क्या होता है? जिसमें लोकसभा भी वोट डालती है, राज्यसभा और राज्यों के एमएलए जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं विधानसभा, और इनके कैसे निर्वाचित, 2/3 नहीं, 2/3 अलग चीजें होती हैं, वो आप मत सोचो। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सारे सदस्य क्या करते हैं? वोट डालते हैं। गुरुजी आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको। नई दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? राजधानी कब बनी? एक तो ये प्रश्न है भाई साहब, ठीक है ना। एक दूसरा प्रश्न है, BRO की स्थापना कब होती है? स्थापना, बस अब ये बता देना दो, मुझे नहीं पता अब।